नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाले इशू से संबंधित, दूसरे नंबर पे ह्यूमन कैपिटल एंड फेडरलिज्म और तीसरे नंबर पे अडल्ट्री एज मिसकंडक्ट। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यूनियन टेरिटरीज, खास करके पुडुचेरी के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित इश्यूज के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार थी, नारायणसामी मुख्यमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ एमएलएज ने रिजाइन कर दिया, जिसकी वजह से असेंबली में कांग्रेस की मेजोरिटी खत्म हो गई और वहां पे कांग्रेस की सरकार गिर गई। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ऐसा पैटर्न पिछले 2-3 सालों में काफ़ी सारे राज्यों में देखने को मिला है, जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इवन राजस्थान में भी शुरुआत तो हुई थी, लेकिन राजस्थान में ये पैटर्न सफल नहीं हो उसका। क्या होता है इस पैटर्न में, रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलएज रिजाइन कर देते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं विपक्षी पार्टी को, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी को। चूँकि देखो एमएलएज ने रिजाइन किया था, वहाँ पर फिर से इलेक्शंस होंगे और देखा यह गया है कि बीजेपी फॉर एग्जांपल उन्हें ही टिकट देती है इलेक्शन लड़ने के लिए और उनमें से ज़्यादातर जीत भी जाते हैं। इस वजह से वहाँ पर फिर बीजेपी की सरकार बन जाती है। ये पैटर्न अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, उससे पहले कर्नाटक में देखने को मिला था। आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आया होगा कि रूलिंग पार्टी के एमएलएज इस्तीफा क्यों देते हैं, वो सीधा पार्टी क्यों नहीं चेंज कर लेते हैं? तो इसका आंसर है एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर देखो कोई एमएलए कांग्रेस की टिकट पर जीत कर आया है तो फिर वो बाद में बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसकी सदस्यता चली जाएगी और जनता में गलत संदेश भी जाता है कि वो विधायक जो है दल बदलू है, हमने जिता के भेजा था कांग्रेस के लिए लेकिन उसने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो एमएलएज इस्तीफा देते हैं तो उनकी इज्जत भी लोगों में बची रहती है कि पार्टी चेंज की है, फिर से वो पर्सन चुन के आएगा, जनता के बीच जाएगा कि अब मैं बीजेपी के लिए और बीजेपी के साथ काम करना चाहता हूं, आप मुझे फिर से चुन लीजिए। और देखो 2-3 जो केस स्टडीज हमारे सामने हैं, कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, उनमें यह भी देखा गया है कि ऐसे एमएलएज जो रूलिंग पार्टी को छोड़ के आते हैं और फिर से इलेक्शन लड़ते हैं, बीजेपी उनको टिकट देती है, बीजेपी की सरकार अगर बन जाती है तो ऐसे एमएलएज को मंत्री बनाया जाता है, मिनिस्टर बनाया जाता है। ये तो ऊपर की बातें हैं। एक्सपर्ट्स ये भी आरोप लगाते हैं कि रूलिंग पार्टी छोड़ने के लिए एमएलएज को भारी भरकम ब्राइब भी ऑफर की जाती है, जैसे 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। तो एमएलएज को लगता है इतने पैसे तो वो जिंदगी भर में नहीं कमा पाएंगे, तो उनको एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर दिया जाता है रूलिंग पार्टी को छोड़ने के लिए। अदरवाइज देखो रूलिंग पार्टी कोई एमएलए क्यों छोड़ेगा, उसकी अपनी सरकार है, वो थोड़े बहुत काम भी करवा सकता है, वो क्यों छोड़ेगा? वो तभी छोड़ेगा ना जब उसको कोई जबरदस्त ऑफर मिले, पैसे मिले, मंत्री पद मिले। अब देखो सिचुएशन ये है, संविधान के अनुसार हर एक एमपी को, हर एक एमएलए को पूरा पूरा अधिकार है रिजाइन करने का। मतलब कोई रोक नहीं सकता ना एमपी और एमएलए को रिजाइन करने से। लेकिन ये इमोरल है। देखो इमोरल इसलिए है, एंटी डिफेक्शन लॉ आया ही इसलिए था ना कि एक बार अगर किसी की सरकार बन जाती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, तो वहां पे स्टेबिलिटी रहे, एमएलएज दल ना बदले, ताकि गवर्नेंस प्रभावित ना हो और विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो। ये सब रोकने के लिए ही तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ को अवॉइड करने के लिए ये नया तरीका जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा खोज लिया गया है, ये संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट है और जिस इंटेंशन के साथ एंटी डिफेक्शन लाया गया था, उस इंटेंशंस के, उस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट है। तो ये तो हमने एक एस्पेक्ट डिस्कस कर लिया जो कुछ पुडुचेरी में हुआ उससे संबंधित। अब दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे देश में कुछ यूनियन टेरिटरीज में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और लेजिस्लेचर का प्रोविजन है। जैसे देखो दिल्ली में लेजिस्लेचर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसी प्रकार से पुडुचेरी में, जम्मू एंड कश्मीर में अभी वैसे डिलिमिटेशन चल रहा है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। तो ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि
देश के लीडर्स के द्वारा ये रियलाइज किया गया कि प्रेसिडेंट के द्वारा इन यूनियन टेरिटरीज को आर्टिकल 239 के तहत सीधा एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके अगर गवर्न किया जाता है तो इससे उन यूनियन टेरिटरीज के लोगों की डेमोक्रेटिक एस्पायरेशंस जो हैं वो पूरी नहीं हो सकेंगी। तो उन यूनियन टेरिटरीज के लोगों की डेमोक्रेटिक एस्पायरेशंस, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं ना, जैसे पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ के लोग चाहते हैं हम भी हमारा एमएलए चुने, हम भी ऐसी सरकार को चुने जो हमारे लिए काम करें। तो इन यूनियन टेरिटरीज के लोगों की डेमोक्रेटिक एस्पायरेशंस को पूरा करने के लिए ये प्रोविजन किया गया है। संविधान में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 239A ऐड किया गया था 1962 में, 1962 में। आर्टिकल 239A में प्रोविजन ये है कि पार्लियामेंट के द्वारा यूटीज के लिए लेजिस्लेचर्स को क्रिएट किया जा सकता है। जैसे देखो अभी और जो यूनियन टेरिटरी हैं, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में फिलहाल लेजिस्लेचर का प्रोविजन नहीं है। तो आर्टिकल 239A के तहत पार्लियामेंट के द्वारा चंडीगढ़ में लेजिस्लेचर्स का प्रोविजन किया जा सकता है। लेजिस्लेचर ऐसी बॉडी होगी जो हो सकता है पूरी तरह से इलेक्ट हो, ये तो पार्लियामेंट पर डिपेंड करता है कि कैसा प्रोविजन किया जाता है किसी यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर्स का। हो सकता है वो बॉडी पूरी तरह से इलेक्टेड हो सकता है पार्शियली इलेक्टेड हो सकता है पार्शियली नॉमिनेटेड हो। ये पार्लियामेंट की मर्जी पर डिपेंड करता है। पार्लियामेंट जैसा चाहे वैसा प्रोविजन कर सकती है किसी यूनियन टेरिटरी में आर्टिकल 239A के तहत। ऐसा प्रोविजन भी किया जा सकता है कि किसी यूनियन टेरिटरी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हों लेकिन लेजिस्लेचर ना हो, या फिर ऐसा भी प्रोविजन किया जा सकता है कि लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों हों। अब आपके मन में आया होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, यही तो इशू है ना। पार्लियामेंट में क्या होता है, आप अपना एमपी चुनते हो, 543 एमपी चुन के आए, जिस पार्टी की या फिर जिस पार्टी के अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मेजोरिटी है वो सरकार बनाती है और सरकार में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं। तो अगर किसी यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर ही नहीं है, आपने एमएलए ही नहीं चुना, तो फिर कैसे सरकार बनेगी और कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे? यही तो इशू है ना। यही बात यहां पर आर्टिकल में दोहराई जाती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रोविजन करना विदाउट लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेचर का प्रोविजन करना विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दोनों ही एक प्रकार से इलॉजिकल हैं, रिडिकुलस हैं। नेक्स्ट इशू प्रोविजन देखो ये है, जैसा हमने डिस्कस किया, लेजिस्लेचर जो कि लॉ मेकिंग बॉडी होती है, लेजिस्लेचर पार्टली इलेक्टेड हो सकती है। जैसे ऐसा प्रोविजन किया जा सकता है कि अगर लेजिस्लेचर में टोटल सीट्स 100 हैं तो 85 का इलेक्शन होगा, बाकी 15 को नॉमिनेट किया जा सकता है। या फिर पार्टली नॉमिनेटेड हो सकती हैं। अब पार्टली का क्या मतलब है? पार्टली का तो मतलब ये भी हो सकता है कि किसी यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेचर में यानी लॉ मेकिंग बॉडी में अगर टोटल 100 सीट्स हैं तो 50 से ज़्यादा सीट्स के लिए मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया जाए। 100 में से 60 को तो नॉमिनेट कर दिया जाए और 40 पर इलेक्शंस हो जाएं। तो पार्टली का मतलब क्या है? और अगर देखो 50% से ज़्यादा मेंबर्स को नॉमिनेट ही कर दिया जाता है तो फिर तो वो डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव रहेगी क्या? मतलब आधे से ज़्यादा मेंबर्स को तो आपने नॉमिनेट कर लिया, अपने हिसाब से अपॉइंट कर दिया, सिर्फ 40% मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं, तो क्या फिर वो लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेटिव रहेगी? जिस मकसद के साथ यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर का प्रोविजन किया जा सकता है कि वहां के लोगों की डेमोक्रेटिक एस्पायरेशंस पूरी हों, क्या लोगों की डेमोक्रेटिक एस्पायरेशंस पूरी होंगी अगर उस यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर में 50% से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड हैं? नेक्स्ट इशू देखो ये है, अब वैसे तो राज्यसभा में भी 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है, आपको पता है, लेकिन संविधान में प्रॉपर बताया हुआ है कि कौन कौन सी फील्ड से मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है, जैसे आर्ट फील्ड से, लिटरेचर फील्ड से, सोशल वर्क से। बट आर्टिकल 239A के तहत यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेचर में मेंबर्स को नॉमिनेट जो किया जाता है उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है, यानी कि मैदान पूरी तरह से खाली है यूनियन गवर्नमेंट के लिए। वो अपनी मर्जी से, इस केस में पुडुचेरी की असेंबली में
मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशन तो दी नहीं गई है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एनडीए की गवर्नमेंट ने पुडुचेरी के असेंबली में टोटल सीट्स हैं 33, और जिसमें से 3 को नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यूनियन गवर्नमेंट ने 3 बीजेपी मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया पुडुचेरी के असेंबली में बिना स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट किए। जब ऐसा हुआ तो फिर स्टेट गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट में कि हमसे पूछा नहीं, बिना हमसे कंसल्ट किए 3 मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा पुडुचेरी की असेंबली में। सुप्रीम कोर्ट ने के लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 केस में अपनी जजमेंट दी कि यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है पुडुचेरी की असेंबली में मेंबर्स को नॉमिनेट करने के लिए। और इससे भी ज़्यादा नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास उतने ही वोटिंग राइट्स हैं जितने कि इलेक्टेड मेंबर्स के पास हैं, यानी वोटिंग के मामले में नॉमिनेटेड मेंबर्स आर इक्वल टू इलेक्टेड मेंबर्स। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो जो विवाद बार बार दिल्ली में पैदा होता है वो विवाद पुडुचेरी में पैदा होना स्टार्ट हुआ क्या? देखो प्रोविजन ये है कि वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूनियन टेरिटरी में, इस केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन के साथ डिसएग्री करने का अधिकार है। और अगर किसी इशू पर विवाद हो, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच डिफरेंसेस हो, तो उस मामले को प्रेसिडेंट के पास भेजा जा सकता है फाइनल डिसीजन के लिए। अब आपको पता है प्रेसिडेंट तो काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से, यानी यूनियन गवर्नमेंट के कहने पर। तो फिर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है यूनियन गवर्नमेंट के पास दिल्ली और पुडुचेरी में भी अपनी बात मनवाने का, क्योंकि दिल्ली में भी और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। वो किसी भी चीज़ को लेके डिफरेंसेस की बात कह सकते हैं कि मान लीजिए दिल्ली में केजरीवाल जो गवर्नमेंट है उनके साथ डिफरेंसेस हो सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के किसी इशू पर, और उस इशू को प्रेसिडेंट के पास भेजा जा सकता है। और प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट के कहने पे काम करते हैं, यानी यूनियन गवर्नमेंट उस इशू पे अपनी बात मनवा सकती है। यही दिक्कत आई पुडुचेरी में। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था दिल्ली का कि ऐसे तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हर एक इशू पर बोल देंगे कि डिफरेंसेस हैं, बाद में उस मामले को भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास, तो हर एक इशू पर फिर तो यूनियन गवर्नमेंट की चलेगी और फिर सरकार चुनने का मतलब ही क्या रह जाता है दिल्ली में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये साफ तौर पे बोला था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस आर्टिकल का इस्तेमाल करें, इस पावर का इस्तेमाल करें कभी कभार, रेयरली। ऐसा नहीं कि रूटीन के जो मामले हैं उस पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल दें कि डिफरेंसेस हैं, फिर उस मामले को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाए। इस केस का नाम था एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना वर्डिक्ट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए इलेक्टेड गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को फ्रस्ट्रेट करने के लिए। लेकिन देखो बावजूद इसके इस वर्डिक्ट के बाद भी कभी कभार इवन दिल्ली में भी जो चुनी हुई सरकार है वो आरोप लगा देती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, काफ़ी सारे मामलों को वो प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। इवन पुडुचेरी में ही यही सिचुएशन देखने को मिली। नारायण सामी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बहुत बार आरोप लगाया कि किरण बेदी उन्हें काम नहीं करने दे रही हैं। किरण बेदी वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। तो जो सिचुएशन दिल्ली में पैदा हुई वही सिचुएशन पुडुचेरी में भी देखने को मिली पिछले 4-5 सालों में। अब तो सरकार गिर चुकी है। तो राइटर ये कहते हैं, देखो जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना, आर्टिकल 239A है या फिर 239AA है, उसके तहत तो ये इश्यूज आने ही हैं, क्योंकि कोई भी यूनियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि यूनियन टेरिटरी में कोई दूसरी सरकार काम करे। यूनियन गवर्नमेंट ये चाहती है सभी यूनियन टेरिटरीज में उसकी मर्जी चले, जो वो चाहती है वो हो। इसी वजह से यूनियन गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस्तेमाल करती है अपनी बात मनवाने के लिए। तो दिक्कत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में है। और जब अलग अलग पार्टीज की सरकार होती है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसी प्रकार से पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। जब अलग अलग पार्टीज की सरकार होती है तो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीरता से पैदा हो सकती है। कंक्लूजन में राइटर इसका सॉल्यूशन देते हैं कि देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इन्होंने काम नहीं किया है, तो अब वक्त आ गया है कि इन लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हटाया जाए, जिसके तहत अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और
चुनी हुई सरकार के बीच यूनियन टेरिटरी में डिफरेंसेस आते हैं तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर उस मामले को प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। इन प्रोविजंस को हटाना ही अब एक सॉल्यूशन है, ताकि यूनियन टेरिटरीज में, फॉर एग्जांपल दिल्ली में, पुडुचेरी में और आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर में भी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी मर्जी से पूरी ऑटोनॉमी के साथ काम कर सकें और जनता की डेमोक्रेटिक एस्पायरेशंस पूरी हो सकें। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ह्यूमन कैपिटल एंड फेडरलिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, ह्यूमन कैपिटल से आप क्या समझते हो? व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? देखो, किसी इंडिविजुअल के पास या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास जो स्किल, नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस है वो ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल को देखा जाता है कि उस इंडिविजुअल की या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर देश के लिए वैल्यू कितनी है। देखो, नॉर्मल सी बात है, एक तो कोई पर्सन 12वीं पास हो या फिर 10वीं पास हो और दूसरा पर्सन इंजीनियर हो जिसने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, तो जो इंजीनियर है वो ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल वाला बंदा है, यानी इस केस में ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है, वो देश की तरक्की में ज़्यादा योगदान निभा सकता है। तो ये मतलब है ह्यूमन कैपिटल का। बट वर्ल्ड बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का स्थान काफ़ी नीचे है, 116। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-20 के डेटा के अनुसार मालन्यूट्रिशन की समस्या काफ़ी सारे स्टेट्स में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 भी बताती है देश में लर्निंग आउटकम काफ़ी ज़्यादा बुरी हैं। विभिन्न स्टेट्स में सेम सिचुएशन नहीं देखने को मिलती। कुछ स्टेट्स में अच्छी सिचुएशन है एजुकेशन इंडिकेटर्स की, कुछ स्टेट्स में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और कोविड-19 की वजह से तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हुई। हमने परसों यानी 2 दिन पहले लर्निंग एक्सपीरियंस का आर्टिकल भी डिस्कस किया था। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करें तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में मालन्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए स्टेप्स लेने की बात कही गई थी और सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए भी मालन्यूट्रिशन की समस्या को ख़त्म करने के लिए, जैसे मिशन पोषण 2.0 हाल ही में लॉन्च किया गया। जब देखो हम ये बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल को कैसे इंप्रूव किया जाए, आप बताइए ह्यूमन कैपिटल को आप कैसे इंप्रूव करोगे? आप बेहतर एजुकेशन देके हमारे देश की जो जनता है उनकी बेहतर हेल्थ इंश्योर करके, इसी से तो आप ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव करोगे ना। अगर बच्चे शुरू से ही मालन्यूट्रिशन का शिकार होंगे, अगर उनका दिमाग ही नहीं डेवलप हो पाएगा, तो कैसे वो आगे जाके बच्चे ठीक से पढ़ सकेंगे और देश की तरक्की में योगदान कर सकेंगे। तो अगर ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करना है तो आपको एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, आपको हेल्थ पर ध्यान देना होगा। क्या सरकार ऐसा कर रही है? देखो, अभी इंडिया ह्यूमन कैपिटल पे कितना खर्च करता है? अपनी जीडीपी का 4%, जीडीपी का 1% खर्च करता है हेल्थ पर और जीडीपी का 3% खर्च करता है एजुकेशन पर। अगर और देशों की बात करें तो वो ह्यूमन कैपिटल पर बहुत खर्च करते हैं। तो यहां तक हमने बात की ह्यूमन कैपिटल की और पूरा आर्टिकल ह्यूमन कैपिटल एंड फेडरलिज्म से संबंधित है। अब हम बात करना स्टार्ट करेंगे फेडरलिज्म की। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का देखो सिंपल मतलब ये होता है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे देश में 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नीचे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर अर्बन लोकल बॉडीज। तो यूनियन गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट से जो टीयर 3 गवर्नमेंट है इनके पास ज़्यादा पावर आती है। तो ये भी डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है। हाल फिलहाल में देखो ये देखा गया है विभिन्न देशों में डिसेंट्रलाइजेशन से बेहतर ढंग से ह्यूमन कैपिटल को इंश्योर किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश में टीयर 3 गवर्नमेंट जो है, म्यूनसिपैलिटीज़ या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनको ज़्यादा पावर दी जाए तो ये ज़्यादा बेहतर ढंग से ह्यूमन कैपिटल इंश्योर कर सकते हैं। हमारे देश में फिलहाल देखो सिचुएशन ये है कि ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, लेकिन ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है यूनियन गवर्नमेंट को। समझ गए? ज़्यादा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट करती है लेकिन ज़्यादा रेवेन्यू होता है यूनियन गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए इस इम्बैलेंस को कम करने के लिए संविधान में प्रोविजन किया गया है। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के लिए अपनी रिकमेंडेशंस देता है। जैसे पिछले फाइनेंस कमीशन ने 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि
टैक्स रेवेन्यू शेयर हो यूनियन और सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के बीच और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच किस प्रकार से 58% मिले यूनियन गवर्नमेंट को, 42% स्टेट गवर्नमेंट्स को। इस बार यूनियन गवर्नमेंट ने हालांकि रेफरेंस तो दी थी कि इसे एक बार फिर से रिकंसिडर किया जाए, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने भी ऐसी ही रिकमेंडेशन दी है कि 59% मिले यूनियन गवर्नमेंट को और 41% मिले स्टेट गवर्नमेंट्स को। 1% इसलिए कम किया गया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था अब यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो फाइनेंस कमीशन हर साल अपनी रिकमेंडेशंस देता है कि कितना टैक्स रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलेगा। इसके साथ साथ ग्रांट इन एड भी दी जा सकती है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी चलाई जाती हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जैसे कि मनरेगा है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं इनमें देखो पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता, शेयर होता है। जैसे 70% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 30% स्टेट गवर्नमेंट देगी, या फिर 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। कई बार 50-50 का भी शेयर होता है। और जो कुछ बैकवर्ड स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, उनमें कई बार ऐसा प्रोविजन होता है 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की सहायता से भी यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की मदद करती है। अब दिक्कत देखो ये है, जो ये सीधा सीधा टैक्स डिवीजन होता है ना रेवेन्यू का शेयरिंग, कि 42% तो मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट्स को और 58 मिलेगा यूनियन गवर्नमेंट को, ये तो मिलेगा ही स्टेट गवर्नमेंट्स को, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत पैसा मिलता है या फिर ग्रांट इन एड मिलती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ये कंडीशनल हो सकती है। कंडीशन लगाई जा सकती है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कि पहले आप ये कीजिए तब आपको इतना शेयर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को उन कंडीशंस को फुलफिल करना होता है ताकि उनको रेवेन्यू मिल सके यूनियन गवर्नमेंट से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और ग्रांट इन एड के तहत। बट देखो इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के साथ काफ़ी दिक्कत है। एक तो कंडीशंस लगाई दी जाती हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और ये कंडीशंस इनपुट बेस्ड होती हैं कि आप ये कीजिए तब रेवेन्यू मिलेगा। अरे भैया आउटकम तो देखो कि स्कीम्स की आउटकम क्या आ रही है। आप रेवेन्यू दे सकते हो स्टेट गवर्नमेंट को और बोलिए कि आप आउटकम ला के दिखाइए तब आपको रेवेन्यू देंगे, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट लोकल सिचुएशन को देखते हुए अपने हिसाब से उस स्कीम को इंप्लीमेंट कर सकती है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, ये इनपुट बेस्ड होती हैं। यूनियन गवर्नमेंट अपना इनपुट दे देती है जिसके आधार पर वो स्कीम इंप्लीमेंट करती है, जबकि आउटकम बेस्ड होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया जाए अगर आप इतनी आउटकम ला के दिखाओगे, मान लीजिए लर्निंग आउटकम आप इंप्रूव करके दिखाओगे, मान लीजिए आप टॉयलेट्स बना के दिखाओगे, तब हम आपको रेवेन्यू देंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और देखो ज़्यादातर ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं ना, ये उन सब्जेक्ट्स पर होती हैं जो स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं, तो इनडायरेक्टली ये स्टेट सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी बार इंटरफेरेंस माना जाता है। अब देखो कायदे से होना तो डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा आज़ादी मिले लोकल लेवल पे स्कीम्स इंप्लीमेंट करने की, बट ये जो कंडीशंस लगा दी जाती हैं इससे स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर बल्कि ख़त्म हो जाती हैं। और सिर्फ ये यूनियन गवर्नमेंट नहीं करती, जब देखो टीयर 3 गवर्नमेंट्स को पावर्स देने की बात आती है तो स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा ही करती हैं। जैसे देखो संविधान में वैसे प्रोविजन तो ये किया गया है, जैसे सेंट्रल लेवल पे यूनियन लेवल पे फाइनेंस कमीशन गठित किया जाता है हर 5 साल बाद। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने अपने स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशंस का गठन करेंगी ताकि टीयर 3 गवर्नमेंट को ग्रांट इन एड दी जा सके, उनको उनके साथ रेवेन्यू शेयर किया जा सके। लेकिन देखो बहुत कम स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा करती हैं। अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन नहीं किया जाएगा तो फिर ग्रांट इन एड नहीं मिलेगी टीयर 3 गवर्नमेंट्स को, रेवेन्यू के उनका रेवेन्यू शेयरिंग नहीं होगा स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू के साथ में, तो इससे टीयर 3 गवर्नमेंट्स को पैसा नहीं मिलेगा। उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो ठीक से काम नहीं कर सकेंगे। और जबकि कायदे से होना तो ये चाहिए ना, प्रूव हो चुका है कि डिसेंट्रलाइजेशन से ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होती है। तो टीयर 3 गवर्नमेंट्स के पास अगर ज़्यादा पावर्स हों, ज़्यादा फंड्स अवेलेबल हों, तो फिर वो बेहतर ढंग से ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव कर पाएंगी। प्रॉपर्टी टैक्स का एग्जांपल ले लीजिए। अब कायदे से देखो म्यूनसिपैलिटीज़ प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकती हैं, लेकिन वो लगाती नहीं है। दूसरे देशों में प्रॉपर्टी टैक्स उन देशों की जीडीपी का 3% तक होता है, जबकि हमारे देश में प्रॉपर्टी टैक्स हमारे देश की जीडीपी का सिर्फ 0.2% है। तो बात यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन को अच्छे से लाया जाए हमारे देश में, इससे ह्यूमन कैपिटल और ज़्यादा इंप्रूव होगी। नेक्स्ट आर्टिकल अडल्ट्री एज मिसकंडक्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अडल्ट्री का मतलब क्या है? मान लीजिए ए और बी आपस में हस्बैंड वाइफ हैं और कोई थर्ड पर्सन है सी,
अगर देखो ए के द्वारा या फिर बी के द्वारा सी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स इस्टेब्लिश किया जाता है तो ये अडल्ट्री का एग्जाम्पल है। पहले तो हमारे देश में अडल्ट्री एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था आईपीसी सेक्शन 497 के तहत, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया। देखो डीक्रिमिनलाइज बेशक किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बट ये इमोरल तो अभी भी है। अभी देखो इशू ये है कि आर्मी एक्ट में अगर कोई सोल्जर या फिर ऑफिसर अनबिकमिंग एक्ट शो करता है या फिर डिसग्रेसफुल एक्ट शो करता है तो फिर उसके खिलाफ पीनल प्रोविजंस का प्रावधान है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इशू ये है, क्या ये अडल्ट्री अब इन बिकमिंग एक्ट के अंदर आती है या फिर नहीं आती है? समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं। देखो वैसे अडल्ट्री अब डीक्रिमिनलाइज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट से आईपीसी सेक्शन 497 को स्ट्राइक डाउन कर दिया था, लेकिन आर्मी एक्ट में पीनल प्रोविजंस का प्रावधान है, कार्रवाई का प्रावधान है अपने सोल्जर्स और ऑफिसर्स के अगेंस्ट अगर वो इन बिकमिंग कंडक्ट या फिर डिसग्रेसफुल कंडक्ट शो करते हैं। तो इशू ये है, क्या अडल्ट्री अनबिकमिंग कंडक्ट के अंदर आता है? अगर कोई ऑफिसर अपनी स्पाउस को छोड़ के किसी दूसरे पुरुष या फिर स्त्री के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टैब्लिश करता है तो क्या ये अनबिकमिंग कंडक्ट होगा? अगर होगा तो फिर तो आर्मी एक्ट के तहत उस ऑफिसर या फिर सोल्जर के अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। यही इशू है। इसके बाद देखो आर्टिकल में काफी सारी जजमेंट्स का हवाला दिया जाता है। जैसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने रविंद्रनाथ घोष केस में 1985 में कहा था कि देखो कोई पर्सन, कोई हेड कांस्टेबल अगर दूसरी महिला के साथ सोता है अपनी मैरिड वाइफ को इग्नोर करके, तो वो अपनी ड्यूटी की परफॉर्मेंस में मिसकंडक्ट कर रहा है, ये नहीं कहा जा सकता। वो अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहा है जो कुछ कर रहा है, ड्यूटी में वो मिसकंडक्ट नहीं शो कर रहा है। इसी प्रकार की और काफी सारी जजमेंट्स हैं। अब देखो ये सारी जजमेंट्स अडल्ट्री से संबंधित हैं। अब अडल्ट्री से संबंधित सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, इसकी संभावना कम है, लेकिन कोर जो एसेंस निकलता है वो ये निकलता है। क्वेश्चन जो आएगा मैं बताता हूं किस प्रकार से आएगा कि पर्सनल लाइफ में अगर कोई पर्सन गलत काम करता है तो क्या उसे प्रोफेशनल लाइफ में भी गलत माना जा सकता है? मान लीजिए कोई ऑफिसर घर में अपनी वाइफ को पीटता है, सही बिहेवियर नहीं करता है, तो क्या यह माना जाए ड्यूटी में भी मिसकंडक्ट है? ये इशू है मेन जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जजमेंट्स तो इतने काम के नहीं है, आपको याद भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे जजमेंट्स अडल्ट्री से संबंधित हैं और अडल्ट्री से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी, उसकी संभावना कम है। आप बेशक कोट कर सकते हो, कहीं पे एग्जाम्पल के तौर पर आप कोट कर सकते हो। तो इस इशू पर अभी वर्डिक्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट का कि आर्मी एक्ट में अनबिकमिंग एक्ट के अंदर अडल्ट्री आता या फिर नहीं आता है। तो ये पूरा आर्टिकल है, पूरा इशू है जो हमने समझा। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।